नमस्ते दोस्तों, प्रेरणा द साइकोलॉजिस्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर देखा जाता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं बिकॉज़ बच्चों के लिए टीचर्स के काफ़ी कंप्लेंट्स आते हैं कि वो एक जगह पे बैठते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, किसी और बच्चे को मारते हैं या फिर अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हैं। पेरेंट्स भी काफ़ी वरिड दिखाई देते हैं बच्चों के लिए, उन्हें लगता है पता नहीं इस चीज़ की ट्रीटमेंट होगी या नहीं। तो बिल्कुल पेरेंट्स, एडीएचडी पे पूरी ट्रीटमेंट है। अगर हम प्रॉपरली वो ट्रीटमेंट फ़ॉलो करें, तो ये सारे बिहेवियर चेंज हो सकते हैं और हमारा बच्चा भी सेटल और स्टेबल हो सकता है। फिर मैं आपको क्लियर ट्रीटमेंट्स बताऊँगी एग्ज़ैक्टली एडीएचडी के लिए हम क्या ट्रीटमेंट फ़ॉलो करते हैं। बट इसके लिए आपको बने रहना होगा चैनल पे और पहले तो बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा कि एडीएचडी एग्ज़ैक्टली है क्या? एडीएचडी एक ऐसी कंडीशन है जो दिमाग के फ़ोकस और बिहेवियर को थोड़ा-सा अलग बना देती है। ये समझना होगा कि एडीएचडी कोई बीमारी नहीं है, ना इससे कोई कमज़ोर या अलग होता है। बस इसमें दिमाग का वायरिंग सिस्टम थोड़ा-सा यूनिक होता है। एडीएचडी की कंडीशन बच्चों और बड़ों दोनों में पाई जाती है। इनका माइंड सुपर एक्टिव होता है बट बेसिकली फ़ोकस या कंट्रोल में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। एडीएचडी में बेसिकली 3 टाइप होते हैं। एक तो होता है हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव, दूसरा होता है इनअटेंशन और तीसरा होता है कंबाइंड टाइप। टाइप होता है जो कि हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव, इसमें हमेशा बच्चे या बड़े ऑन द गो होते हैं। जैसे टीचर से बार-बार कंप्लेंट आई कि ये एक जगह पे नहीं बैठता है या फिर कुछ जानने से पहले ही उसका जवाब दे दे। तो ये दिखता है कि वो किसी के भी बीच-बीच में इंटरप्ट कर देते हैं, बिना प्लान के काम शुरू कर देते हैं। सेकंड टाइप है इनअटेंटिव टाइप। फ़ोकस करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है कि पढ़ाई करते वक़्त जैसे दिमाग कहीं और भागने लगता है या हम चीज़ें भूल जाते हैं या फिर जो एडल्ट्स होते हैं वो मीटिंग भूल जाते हैं। तीसरा टाइप होता है कंबाइंड टाइप जिसमें हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी और इनअटेंशन ये दोनों भी मौजूद होते हैं। एडीएचडी हर इंसान में अलग दिखता है। जैसे कि एक बच्चा है जो एडीएचडी में मतलब काफ़ी उछल-कूद करेगा, वहीं दूसरा बच्चा जिसे भी एडीएचडी है, वो चुपचाप सपने देखता रहेगा क्लास में। एडल्ट्स में लाइक देखा जाता है कि ये अचानक किसी के बीच में ही इंटरप्ट कर देते हैं या बिना प्लानिंग का काम शुरू कर देते हैं। एडल्ट्स में दिखता है कि वो डेडलाइंस मिस कर जाते हैं। हम स्टार्ट कर देते हैं और वो पूरा होने से पहले ही दूसरे काम पे जंप कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी याद रखें कि जिनको ओडीएचडी होता है वो लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। उनके दिमाग में एक साथ हज़ार आइडियाज़ आते हैं। कई ऐसे फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको एडीएचडी था बट उन्होंने अपनी एनर्जी अमेज़िंग तरीके से लगाई गई है और उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया है। वो लोग बहुत सफल और कामयाब हैं। कई बार हम उन्हें अंडरएस्टिमेट कर लेते हैं लेकिन उनकी तकलीफ को समझना भी उतना ही ज़रूरी होता है। बेसिकली एडीएचडी के साथ जीना क्या होता है? इट इज़ बेसिकली लाइक एक ही साथ में इतने सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में आ जाते हैं। एग्ज़ाम्पल आप सोच लीजिए कि आप किसी जंगल में हो और एक ही साथ में बहुत तरीके के आवाज़ आ रहे हैं, जैसे हवा, एनिमल्स की, बर्ड्स की। ये तो हमारी जस्ट एक कंडीशन हो गई बट एडीएचडी वाले लोग हैं ये रोज़ इसी के साथ जीते हैं। लाउड नॉइज़, ब्राइट लाइट ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनको ओवरवेल्म कर देती है। थोड़ी-सी समझदारी और सपोर्ट इनके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है दोस्त। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मतलब अब हम आते हैं ट्रीटमेंट्स और इंटरवेंशन प्लान पे। एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है, जो इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ किया जाता है। चलिए बात करते हैं, पहले तो आता है कुछ बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज़। दोस्तों एडीएचडी लोगों के लिए एक स्ट्रक्चर रूटीन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। टाइम रखें फॉर वेकिंग, ईटिंग, स्टडिंग, प्लेइंग। रूटीन से प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती है जो फोकस इम्प्रूव करता है। दूसरा है हम स्मॉल गोल सेट करते हैं। बड़े टास्क को थोड़े छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एडीएचडी चाइल्ड को कहने के बजाय कि तुम ये रूम साफ कर दो, उससे अच्छा पहले तो ब्रेक करना है। जैसे कि पहले ये सारे टॉयज़ उठा के रख दो। जैसे उसको होमवर्क करना है तो एक सब्जेक्ट में जैसे 15 मिनट्स के चंक्स में डिवाइड किया जाए और बीच में शॉर्ट ब्रेक देते रहें। बाद में आता है फ्रेंड्स पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। अब यहाँ याद रखना है कि बच्चा कभी भी जब टास्क फिनिश करता है तो उसे कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देना चाहिए, बट वो रिवॉर्ड मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। और एक बात ये है कि बच्चों को पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई बच्चे या एडल्ट टास्क कंप्लीट करे या फिर फोकस रखे तो उन्हें कुछ पॉजिटिव अप्रेजल देना चाहिए कि जैसे शाबाश तुमने ये काम कंप्लीट किया है, टाइम पे किया है। हमें अवॉइड करना चाहिए कि उन्हें कोई मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड नहीं देना चाहिए बिकॉज़ मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड से क्या होता है बच्चे और भी टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, रिलैक्स नहीं होते हैं। जैसे कि कई लोगों की आदत होती है कि जब काम कंप्लीट करता है
तो कोई ऐसे गैजेट ला के देंगे या कुछ और चीज़ देंगे, तो हमें ध्यान रखना है कि हम कोई मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड नहीं देंगे। जस्ट एक अप्रेज़ल उनके लिए स्मॉल ट्रीट्स हो सकती है, जो उनके मोटिवेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात ये भी होती है कि उनके डिस्ट्रैक्शंस हमें कम करने चाहिए। स्टडी या वर्क के टाइम जैसे टीवी, गैजेट्स या अननेसेसरी नॉइज़ से दूर रहें। एक क्वाइट ऑर्गेनाइज़्ड वर्क स्पेस बनाएँ। हो गई हमारी बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज़। अब हम आते हैं डाइट और लाइफ़स्टाइल पर। डाइट में शुगर फूड और हाईली प्रोसेस्ड फूड हम अवॉइड करें। बेसिकली रॉ शुगर इज़ नॉट गुड फॉर देम, बट फ्रूट्स में जो शुगर होती है वो चल सकती है। हम शुगर के अलावा गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमेगा 3 रिच फूड्स जैसे फिश या वैलनट्स ब्रेन के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। ट्राई करें कि स्नैक्स और ऐसे सब नमकीन चीज़ें थोड़ा-सा अवॉइड करें। इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि बेसिकली हम देखते हैं कि एडीएचडी बच्चों में काफ़ी एनर्जी होती है, तो एक्सरसाइज करवाना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, वो उनको एटलीस्ट दिन में 1 घंटा तो आप करवाएँ। इससे डोपामाइन रिलीज़ होता है, जिससे फ़ोकस और मूड इम्प्रूव होता है। थर्ड थिंग इज़ दैट स्लीप शुड बी एडिक्वेट। जो नींद है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर एडीएचडी वाले बच्चे को हम कम नींद देते हैं, तो इससे इसके सिम्पटम्स बढ़ भी सकते हैं। ध्यान रखना है कि बच्चों के लिए कम से कम 9 से 11 घंटे की नींद होनी चाहिए, और जो एडल्ट्स हैं उनके लिए कम से कम 7 टू 8 आवर्स की नींद होनी चाहिए। नेक्स्ट लेवल हमारा है थेरेपी और काउंसलिंग का। थेरेपी में बेसिकली बिहेवियर थेरेपी होते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होते हैं और फैमिली सपोर्ट होते हैं। पहले हम बात करते हैं बिहेवियरल थेरेपी के ऊपर। अब ये बिहेवियरल थेरेपी जो होती है बच्चों और एडल्ट्स दोनों के लिए होती है। इसमें स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे टाइम ऑर्गेनाइजेशन, इम्पल्स कंट्रोल, और पेरेंट्स को भी इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों से कैसे बिहेव करें। बेसिकली उनके बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, कैसे कन्वर्सेशन करें ताकि उससे बिहेवियर चेंजेस हो सकते हैं, कैसे बिहेव करें, उनके बिहेवियर को बेटर समझें। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको सीबीटी कहा जाता है। नाउ बेसिकली सीबीटी एडल्ट्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होती है। सीबीटी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करता है और बेटर कोपिंग स्ट्रैटेजी सिखाता है। एंड नेक्स्ट इज फैमिली सपोर्ट। फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। घर में सभी को एडीएचडी के बारे में जानकारी देने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज फैमिली सपोर्ट के बिना ट्रीटमेंट अधूरी रह सकती है। जिन बच्चों को मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है, उनको स्टिमुलेंट्स या नॉन स्टिमुलेंट्स मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन दिए जा सकते हैं। ये मेडिसिन अटेंशन और इम्पल्स कंट्रोल इम्प्रूव करती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं मेडिसिन के, उस पे हमेशा ध्यान रखिए। इससे आपका स्लीप रूटीन चेंज हो सकता है, एपेटाइट लूज़ हो सकता है, बट इसके लिए आप डॉक्टर का रेगुलर फ़ॉलो-अप और कंसल्टेशन लीजिए। इससे नहीं होता है कि हर एक एडीएचडी बच्चों को मेडिकेशंस की ज़रूरत होती ही है, बट जिन्हें होती है, तो वो प्रॉपर डॉक्टर के कंसल्टेशन के अनुसार इसे करें। नेक्स्ट हम आते हैं माइंडफुलनेस और ब्रीदिंग टेक्निक्स पे। प्राणायाम या माइंडफुल मेडिटेशन आपका फोकस बढ़ाने में हेल्प करता है। हर दिन 5 टू 10 मिनट्स के लिए डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आपका गाइडेड होना चाहिए। सो वी कैन ट्राई सिंपल योगा टेक्निक्स। जैसे हम देख सकते हैं, अब स्कूल में भी बच्चों से थोड़ा बहुत योगा करवाते हैं, तो सिंपल योगा टेक्निक से भी फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, और जो स्ट्रेस लेवल है वो भी रिलीफ हो जाता है। ये थी हमारी कुछ टेक्निक्स। एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पेरेंट इज दैट पेरेंट्स और टीचर्स का कोऑर्डिनेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चे को ऐसी कुछ भी दिक्कत हो, तो पेरेंट्स, काउंसलर और टीचर ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन रख के रेगुलर इनके इंटरवेंशन के बारे में डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स, आई वुड लाइक टू से, अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में भी, साइकोलॉजिकल टॉपिक रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।